सो 23 का क्या है? इसके नीचे जैम पेपर अटैच होगा एक्चुअली। हाँ, जैम 23 का है, फिर एंड में गेट का है। चलिए यहाँ से गेट 2023 का स्टार्ट है क्वेश्चन। तो पहले एप्टीट्यूड वाला बताइए क्या क्या था उसमें। हम्म 23 का ना, 23 का तो कितने लोगों ने भेजे थे? 2 लोगों ने भेजे थे। 359 जी 359। देखिए 3 जो है आपका, 3 कह रहा है कि ये फिगर ध्यान से देखिए आप, रेगुलर हेक्सागोन है विथ ईच साइड 5, तो ये 5 है, ये भी 5 है। A circle is drawn at its center V such that it passes through P and, ठीक है, what is the area of the shaded region? तो इस रीजन का आपको एरिया बताना है। तो आपको पता है कि ये एंगल कितना है, क्या आप बता सकते हैं? आपको पता है ये ट्रायंगल जो क्या बोलते हैं इसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक एंगल कितना होता है? 60 ओके। स्क्वायर का एक एंगल कितना होता है? 90 कैसे पता चलता है? पेंटागन, रेगुलर पेंटागन है, सारे साइड इक्वल हैं, इसका एक एंगल कितना है? किससे? किससे डिवाइड बाई 5? हाँ नहीं, ये होता है n-2 इंटू पाई बाई 5। ये ईच इंटीरियर एंगल होता है, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर, रेगुलर वर्ड का मतलब सारे साइड इक्वल है, रेगुलर पॉलीगोन, ये फॉर्मूला है। सॉरी यहाँ पे n का, हाँ ये क्लास 7th 8th में आपने पढ़ा होगा बचपन में, 7 8 9 में शायद। तो इसका कुछ बता सकते कहाँ से थोड़ा जल्दी से मतलब कवर हो जाए इम्पोर्टेंट फॉर्मूले? मतलब ये तो बेसिक, ऐसे तो बहुत सारी चीजें आपको, ये तो यहाँ आगे इसलिए जरूरत पड़ गई मुझे याद है। तो ये होता है कि टोटल एंगल से मान लीजिए तीनों एंगल का सम कितना 180 होता है, तो इसका फॉर्मूला है n-2 इंटू पाई। टोटल ये आप मेंसुरेशन लोअर क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं, कोई 7 8 की गूगल पे एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए, उसका समरी जाकर बस देख लीजिए अगर जरूरत पड़े तो, वरना क्वेश्चंस के थ्रू ही हो जाएगा जो डिफरेंट। एकेडमिक का यूट्यूब का चैनल है उसमें। हाँ देख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब में बहुत सारी चीजें हैं, तो आपको टारगेटेड चीजें देखनी है। तो मैं तो सिर्फ यही कहता हूँ कि जो गेट के वेबसाइट पे इतने PYQs हैं, वेबसाइट ओरिजिनल वेबसाइट पे आप सारे डाउनलोड करो, एक साथ में बल्क में आप डाउनलोड पूरा कर सकते हो पिछले 30 साल के, तो ये भी ऑप्शन है उसपे। और पहले 10-10 क्वेश्चन आप सॉल्व करते रहो, बाकी मत करो, पहले 10 क्वेश्चन। एप्टीट्यूड हर एग्जाम का कॉमन है, सेम लेवल का है, कॉमन है, तो आप वहां से सॉल्व करके उसमें जो जरूरत पड़ रही है उतना कर लेंगे तो हो जाएगा। तो ये टोटल सम ऑफ एंगल्स, यहाँ n को 3 रखिए 180 आएगा, n को 4 रखिए 360 आएगा, n को 5 रखिए कितना होगा 180 इंटू 3 540 आएगा, n को 6 रखिए जो आपको जरूरत है, यहाँ पे आपके पास रेगुलर हेक्सागोन है, तो टोटल सम ऑफ इंटीरियर एंगल ये होता है, तो वन इंटीरियर एंगल इससे अपॉन n होगा, तो यहाँ अपॉन n करना पड़ेगा, ईच इंटीरियर एंगल अपॉन n साइड्स है इसीलिए। तो अब मैं पूछा था आपसे ये एंगल कितना है, तो आपके पास क्या है, रेगुलर हेक्सागोन है, तो आपके पास n6 है एक्चुअली, तो आप n को 6 रख, हाँ 1 कितना 120 अच्छे तो भाई बाकी लोग है ना, तो 4 इंटू 180 बाई 6, हाँ तो ये करना है आपको कि 3 से काटूंगा 3 2 जा, ये 6 डायरेक्टली कट जाएगा, 6 टाइम है ना, तो 120 डिग्री 120 आ गया। अब तो आपने ये एंगल डिसाइड कर लिया, थीटा है आपका 120 डिग्री। अब आपने लोअर क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि ये अगर थीटा है तो इसका एरिया क्या होगा, और ये आर है तो इसका एरिया क्या होता है, इसको हम लोग सेक्टर बोलते थे, हाँ सेगमेंट सेक्टर बोलते हैं ना। थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, नहीं ये इसका एरिया है, एरिया। अगर इसका लेंथ पूछता तो यहाँ 2 पाई आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट मेंसुरेशन 7 8 क्लास का या 9 10th क्लास का मेंसुरेशन आप जाके देखेंगे तो उसमें है ये। तो ईच जो आपका
एरिया ऑफ दिस रीजन जब रेडियस r है और ये एंगल थीटा है, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगा लीजिए आप। आपका एरिया चाहिए था ना आपको, तो 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, आर आपका 5 है, तो पाई इंटू 5 स्क्वायर। अब इससे कर लीजिए, हो जाएगा। तो 25 पाई बाई 3 उसका कॉन्सेप्ट है। तो दो फॉर्मूला यूज हुआ, एक तो ईच एंगल क्या है, पहले वो फॉर्मूला तो वो हेक्सागन ने डिसाइड किया, ईच एंगल क्या है वो हेक्सागन इस फॉर्मूले से आ गया एन को, और दूसरा था एरिया क्या आएगा, तो ये एरिया होता है एरिया ऑफ द सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला ये होता है एरिया ऑफ सेक्टर। ओके, तो अगला कौन सा था 5। ओके 5 देखिए, 5 कह रहा है कि a line of symmetry is defined as a line that divides a figure into two parts in a way such that each part is a mirror image of the other part about a line। ठीक है, तो सिमेट्री का मतलब जानते हैं ना आप, सिमेट्री मतलब उसके इस तरफ और उस तरफ सेम दिखता हो, जैसे आईना हो गया तो वो सिमेट्रिक है ना, हम जैसे दिख रहे हैं। तो the figure below consists of 20 unit square arranged as shown in addition to the given black squares, up to 5 more may be colored black। मतलब 5 और आप ब्लैक कलर कर सकते हैं। Which one among the following option depict the minimum number of boxes that must be colored black to achieve 2 lines of symmetry। तो कह रहा है कि 5 आप मैक्सिमम कलर कर सकते हैं, तो 2 लाइन ऑफ सिमेट्री चाहिए, तो उसके लिए कितने आपको कलर करने पड़ेंगे। तो सोचिए आप, अगर मैं आपसे बोलूं कि दिस इज द लाइन ऑफ सिमेट्री, क्या आपको दिख रहा है अभी लाइन ऑफ सिमेट्री अभी है क्या, ये मतलब इसके उस तरफ का चीज और इस तरफ सेम दिख रहा है क्या? नो सर। तो ऐसा कब दिखेगा? पाई को कर देंगे तो। लेकिन ये बॉक्स इसका भी रोल है क्या, ये क्या है, ये छोटा सा बॉक्स का भी रोल है, ये ऐसा ही है ये। वहाँ पे कोई डिजिट है I think। अच्छा वो, अच्छा इसमें आया जैसे हमारे टेस्ट में नहीं है ना, गायब हो जाता है, तो वैसे इसमें भी गायब हो गया है, मतलब होगा ओरिजिनल पेपर में होगा, इसमें ओपन करने में ना गायब हो गया। हाँ जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच है ना, ठीक है इसका रोल नहीं है, यहाँ पे जस्ट कोई वो है के है ना, आई जे के, यहाँ जे रहा होगा और यहाँ बी है एक्चुअली, तो वो इस स्मार्ट बोर्ड में ओपन करने पे गायब हो गया है, तो ऐसा है, ठीक है। सो ये जैसे है ना, तब सोचिए सिमेट्रिक होने के बाद आप इसको कलर कर दे, सिमेट्रिक हो जाएगा कि नहीं? तो एक कलर करेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई। अब मैंने कलर कर दिया इसको, अब ये मानिए कलर कर चुका हूं मैं, सो क्या इज दिस अ लाइन ऑफ सिमेट्री और नॉट? अभी लाइन ऑफ सिमेट्री है ये कि नहीं? नो। कहां पे कलर करना पड़ेगा? तो ये अगर ऐसे करेंगे तो फिर सीडी को करना पड़ेगा। हाँ सीडीओ कर देते हैं, तो सीडीओ कलर कर देते हैं, तो क्या देखिए, तो आपको मिनिमम 3 कलर करना पड़ेगा ताकि लाइन ऑफ सिमेट्री मिल जाए, 2। सो दिस इज द वन लाइन ऑफ सिमेट्री, तो उसके लिए मुझे इसको कलर करना पड़ा, अब ये कलर हो गया। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री कब बनेगी? तो यहां दोनों शेडेड है, तो यहां मैं ब्लैक ले सकता हूं, है ना, तो ये ब्लैक सेट किया ना मैंने, ये एक सेट कर दिया, तो एक सेट ये कर दिया। अब ये लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, अगर ये दोनों मुझे सेट करना पड़ेगा, सो 3 मुझे सेट करने पड़े, यही आंसर है, चेक करिए, यही आंसर है। सो अगर मैं ये 3 बॉक्स को सेट करता हूं तो मुझे 2 लाइन ऑफ सिमेट्री मिलेगी, दिस इज वन एंड दिस इज द अदर, इस तरह से। तो 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री ऐसे ही लेनी है। हाँ कहीं भी ले सकते हैं, नहीं कहीं के पैरल भी ले सकते हैं। आप सोचो यहाँ पे करने के लिए आपको सिमेट्री कभी मिले, कितने भी कलर कर लो कभी मिलेगी नहीं। नहीं मैं ऐसे कर रही थी, एक यहाँ ये फर्स्ट 2 कॉलम के बीच में कर सकते हैं, लेकिन देखिए ऐसा बनेगा डायगोनल लेने पे, क्या सिमेट्री बनेगा? तो आपको ये भी ध्यान रखना है मिनिमम कलर करने हैं, आपको ये भी ध्यान रखना है कि यू हैव टू मेक मिनिमम कलर। डायगोनल कर सकते हैं आप, डायगोनल पे सिमेट्री ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मिनिमम कलर, तो उसके लिए आपको फिर देखना पड़ेगा कि जैसा ये दिख रहा है तो उसके लिए ये फिर ये भी सेट करना पड़ेगा।
फिर यहाँ यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है ना। तो आपको देखना होगा मिरर इमेज बने, तो ऐसा कब होगा? डायगोनल तो वैसे स्क्वायर है, ये स्क्वायर तो है, डायगोनल तो ले ही नहीं सकते आप। 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4, तो कभी डायगोनल तो बनेगा नहीं सिमेट्री लाइन, क्योंकि बराबर तो बना ही नहीं सकता। देखिए वो तो स्क्वायर में बनेगा ना। हाँ फर्स्ट कॉलम में एक और लास्ट कॉलम्स के बीच में एक, ऐसे कर रही थी। नहीं तो सिमेट्री बनने का मतलब उसके राइट पोर्शन जैसा दिख रहा है एग्जैक्टली सेम लेफ्ट पोर्शन दिखे, तो ये जरूरी है कि बीच में ही आएगा, वरना बराबर कैसे मिलेंगे दोनों तरफ? हाँ यही एक पॉसिबिलिटी है, ताकि इधर उधर बराबर हो जाए। दूसरी ये पॉसिबिलिटी है, अब बीच में क्यों डालना पड़ा मुझे? क्योंकि 2.5 बॉक्सेस 2.5 बॉक्सेस, अब यहाँ लाइन ऑफ सिमेट्री हो ही नहीं सकती, चाहे कितने भी कलर कर लो आप। कैसे होगी? इधर 3 बॉक्स है, इधर 2 ही बॉक्स है, तो बॉक्स ऐड करना पड़ेगा उसके लिए आपको फिर, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते आप। तो यही लॉजिक है यहाँ पे कि दिस इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, दिस इज अदर लाइन ऑफ सिमेट्री। ये है। तो 3 मिनिमम होगा। तो यहाँ अच्छा, तो पूछा क्या है? ओ, तो ये पूछ रहा है किसको किसको सेट करना है। ओके, तो देखिए नाम देख लीजिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। हाँ सी डी आई हो जाएगा, तो ये है। वरना और कोई पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं एक्चुअली दो सिमेट्री लाइन के लिए। अब कौन सा 9th? ये तो मैथमेटिकल क्वेश्चन है, ये भी बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो मतलब मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के लिए है। तो नहीं सर 9th नहीं था। कौन सा? देखिए देख ले, 9 ही है शायद, 3 5 9 9 हो गया तो ठीक है। ठीक है, इजी ऐसे देखो, यहाँ पे बताया था बाकी लोगों के लिए। जैसे इसको आप ध्यान से देखेंगे, इसको आप ध्यान से देखिए, तो ये क्या हो रहा है? ए कॉमन है, दिस इज समथिंग लाइक log b अपॉन log a एंड log c अपॉन log a, और ये बीच में लगा रखा है दिस, तो डिनोमिनेटर तो सेम ही है। अब ये cb में log इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो c बड़ा है b से, यस, तो ये तो ओके है, ट्रू है, और इस वजह से ये वाला फॉल्स हो गया। देखिए ये इसका हाँ ठीक है, तो यहाँ c लेस देन b कह रहा है, ये इसका उल्टा है ना, तो ये c तो बड़ा है, तो ये ऑप्शन आउट हो गया, तो इससे आउट हो गया। ऐसे ही आप यहाँ देखेंगे, तो यहाँ a ऊपर कॉमन है, इसको आप लिख सकते हैं log a अपॉन log c, और इसको लिख सकते हैं log a अपॉन log b। अब न्यूमरेटर कॉमन है तो रह दो, डिनोमिनेटर देखो, तो यहाँ b है डिनोमिनेटर में, c बड़ा है b से, तो डिनोमिनेटर में यहाँ c है, तो ये छोटी हो जाएगी, ये भी सही कह रहा है, तो ये सही कह रहा है, इसलिए ये वाला नहीं, कौन सा है ये है, ये देखिए, हाँ ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ए सी ए बी इसका उल्टा तो किया है, तो ये ट्रू है, तो ये फॉल्स है। देखिए ध्यान से, क्योंकि इसी का इसको यहाँ लिखा है और इसको यहाँ लिखा है, उल्टा ही तो किया है, मतलब इंटरचेंज ही तो किया है। तो यहाँ बोल रहा है कि 1 लेस देन 2 है, और यहाँ बोल रहा है 2 लेस देन 1 है, तो गलत कह रहा है ना। यहाँ पे ऐसे 1 लेस देन 2 है, यहाँ बोल रहा है 2 लेस देन 1 है, तो गलत, 2 आउट हो गया। अब आप बस आपको ये वाला चीज देखना है बीच में, और यहाँ भी ये वही कॉमन है, क्योंकि ये और ये कॉमन रखा है इसने, नहीं एक मिनट, कॉमन तो नहीं है, तो यहाँ देख लीजिए, बस ये देख लीजिए, तो ये log a अपॉन log b अपॉन log a, ये बीच वाला क्या है? log a अपॉन log b, और इधर है log b अपॉन log a। अब लेस देन लगा रखा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको यही रखिए आप, इसको इधर बुलाइए, तो ये हो जाएगा log a का जो स्क्वायर है, इसको बुलाइए log b के स्क्वायर से कम है, तो b मोर देन a है, यस b मोर देन a है ना, तो ये ट्रू है, तो मतलब ये वाला भी ट्रू है, तो इसके तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गया। और इसका अगेंस्ट यहाँ पे ये मैं कहना चाह रहा हूँ, ये और इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, कि ये लेस देन दिस बोल रहा है, यहाँ उल्टा बोल रहा है, तो ये गलत हो गया, इससे ये वाला गलत है यहाँ पे, क्योंकि ये ट्रू है, तो ये तीनों आउट हो गया, तो ये सही हो गया। तो ऐसे करके आप सोच सकते हैं, और भी अप्रोच हो सकता है, आसान सा हो सकता है, डिफिकल्ट हो, तो आप अपने तरीके से सोच सकते हैं। नेक्स्ट बताइए आगे क्या है। 15 था आपका ना, 15, सो 15 जो है, और मैं फिर से लोगों को कह रहा हूँ, अपना अपना आप सॉल्यूशन खुद लिखिए, और आपके पास सॉल्यूशन हो, ताकि दोबारा ऑप्शन डी सर क्वेश्चन 14 में जाइए थोड़ा सा। एक तो आई डोंट लाइक दिस वे, आपने डाउट क्यों नहीं भेजे मुझे? आपने भेजे डाउट नंबर? सर आपने तो बोला था पीडीएफ बना के भेजेंगे। हाँ, तो पीडीएफ बना के क्या नहीं भेजा आपने? लोगों ने नहीं भेजा पीडीएफ बना के, लोगों ने क्वेश्चन नंबर भेजा, आपने क्वेश्चन नंबर भेज सकते थे ना।
मैंने बोला था क्वेश्चन नंबर भेजो, आप फोटो खींचे से भेज रहे हो। अब मैं कहाँ ढूंढता रहूंगा आपका इमेजेस, कहाँ कहाँ, इतने फोटोज मेरे पास आते रहते हैं रोज, तो वैसे कैसे ढूंढूंगा मैं कहाँ कहाँ। क्या है इसमें डाउट बताइए। नहीं नहीं उसमें नहीं, उसके पहले सर। अरे आप लाइन में पूछना डाउट रहने दो। हाँ बताओ 15, आप क्वेश्चन नंबर लिख के भेजो, अगले क्लास में पूछना आप। 15 कह रहा है कि फाइंड डिनोट द सीडीएफ ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल रैंडम वेरिएबल, ठीक है ना। और आपको मैं एक चीज सजेस्ट करता हूं, आप एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अपना खुद से लिखो। और जैसे अगर आप देखोगे ना, तो ये सारे पीवाई को मैं पहले करा चुका हूं। क्यों, जब सिलेबस पढ़ा रहे थे, सिलेबस के एंड में हमने सारे क्वेश्चंस कराए हैं। तो बाकी वो लोग हैं जिन्होंने लिख रखे हैं, तो वही डाउट पूछने में कंफ्यूजन है। तो आप भी पुराने वीडियोस देख के सॉल्यूशन लिख सकते हो, नहीं समझ आ रहा पूछ सकते हो। सॉल्यूशन लिखा है सर, उसमें थोड़ा सा मैंने सॉल्यूशन में करने के लिए इसीलिए पूछ रही। ठीक है, अभी हम इसके बाद ये जिनका हो जाता है फिर आते हैं आपके क्वेश्चन। सर मैंने सारे सॉल्यूशंस कर लिए, लेकिन उसमें सर ऑप्शंस में कुछ गलती हुई है तो इसलिए पूछ रही हूं। ठीक है कोई बात नहीं, नहीं पूछा। ठीक है अभी पूछ सकते हैं आप, कोई दिक्कत, इसके बाद डिस्कस करते हैं अभी उनके, हाँ जिन लोगों ने भेजे उनके डाउट देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं। तो इसमें क्या डाउट है जी? हाँ जी नेहा बताइए। मुझे समझ में नहीं आया था, दो सीडीएफ। नहीं नहीं, ये x का सीडीएफ है सिंपल। आप फाई को जानते हैं ना पहले से, फाई तो आप जानते हैं। यस सर। तो x के सीडीएफ को फाई के टर्म्स में लिखा गया। फाई हम लोग सब जानते हैं, ये जो फाई स्मॉल x है इसका मतलब है कैपिटल Z लेस देन इक्वल टू x। सो दिस नोटेशन वी ऑलरेडी नो। तो इसने क्या किया, x के सीडीएफ को फाई के टर्म्स में लिखा है। तो हमें इससे कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि सीडीएफ इस फॉर्म में है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि ये है, इसको आप क्या लिखते हैं, इसको आप लिख रहे हैं कि सीडीएफ ऑफ x एट -1, ये लिखते हैं आप। अब देखिए ये जो नंबर है आपका, यही तो यहाँ लिखा हुआ है, सेम ही तो मैच कर रहा है। तो स्मॉल x के प्लेस पे क्या है आपका -1। तो सर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन में मैंने रखा हाफ आ गया। हाँ सेकेंड वाले में रखा आपने, तो -1 + 1 तो 5 0 और हाफ, दिस इज ट्रू ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिक्कत आ रही थी, बाकी सब गलत है। अब एक सिंगल करेक्ट है ना, ये सिंगल करेक्ट है, बाकी सब गलत है। अब बताइए कौन सा करके दिखाऊं मैं? फर्स्ट वाले में नहीं रखेंगे? क्यों रखेंगे, यहाँ फर्स्ट तब रखेंगे जब हमारा x लेस देन माइनस होगा। जैसे मुझे पूछ रहा होता कि व्हाट इज fx एट 0, तब मैं रखता इसमें। ये जो मेरा -1 है किस कैटेगरी में है, इस कैटेगरी में या इस कैटेगरी में है? तो हम फर्स्ट तो इसमें है। हाँ, तो फर्स्ट वाला तब यूज करेंगे जब फर्स्ट वाले कैटेगरी में x होगा मेरा। जैसे 5, अब ये पूछता मुझसे मान लीजिए, तो ये पूछता तो इसमें फर्स्ट वाले में पुट करता मैं। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा 0 है, ये इस x के प्लेस पे यहाँ 0 आया है, तो ये 0 इसमें है। सॉरी उल्टा हो गया, 0 इसी में है। मान लीजिए यहाँ -2 है एग्जाम्पल के लिए, है ना, हाँ -2 ले लीजिए, -2 तो आ रहा है इसमें। तो अगर -2 पे मुझे पूछा होता कि सीडीएफ एट -2 x का बताओ, तो -2 इसमें है ना, तो यहाँ रखते हैं, तो ये इसका आंसर आता 5 -2। मुझे क्या है, तो उसमें जैसे लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन भी इंक्लूडेड है, तो पहला ऑप्शन में नहीं रखेंगे? क्यों रखेंगे हम, ये तो सीडीएफ है ना, ये तो आप एकदम वैसी बातें करें बच्चों वाली, पता नहीं ये जैम वाले बच्चे करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर मैं सीडीएफ आपको लिख के देता हूं ऐसा, ये नॉर्मल एक फंक्शन है, सिंपल एक फंक्शन है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी है और ये सीडीएफ है, तो हम क्यों रखेंगे उसमें? आपने ऐसे क्वेश्चंस किए तो हैं, आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, जो हाउ टू फाइंड प्रोबेबिलिटी फ्रॉम सीडीएफ जो क्वेश्चंस होते थे। पता नहीं कि दिमाग में आ रहा। हाँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कहीं है, कहीं लिखा था x, कहीं x² 2 एग्जांपल के लिए, x बराबर यहाँ आता है x लेस देन इक्वल टू 1 मोर देन 0, मान लीजिए x मोर देन 1 लेस देन 2, और आपसे कहीं पूछता है कि प्रोबेबिलिटी x लेस देन 2 बताइए, तो आप क्या करेंगे, ये सीडीएफ एट 2 अब ये इससे मैच कर रहा है। अब मुझे देखना है ये फंक्शन 2 किस कैटेगरी में है, तो यहाँ है, तो हम ये इनपुट करेंगे। नहीं सारे क्वेश्चंस आपने किए हैं। जो आप कह रहे हैं ना, आपके थोड़ी समझ के लिए मैं बी ऑप्शन करके दिखाता हूं। बताइए मुझे, इस बी ऑप्शन को मैं सीडीएफ ऑफ एक्स के टर्म में क्या लिख सकता हूं?
सर ये मैंने ऐसे कर दिया था कि कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। हाउ डू यू नो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है? नहीं है कंटिन्यूअस एक्चुअली। अच्छा एक्स नहीं है वो। हाँ वही तो x बराबर -1 में प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है। तो आप बताइए मुझे x का CDF पता है आपको, तो आप x के CDF को यूज करके -1 पे प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? f at -1 minus f -1। हाँ सही बात है, -1 की लेफ्ट हैंड लिमिट। अब ध्यान से देखिए, आप कह रहे थे कब इसको यूज करेंगे, कब इसको यूज करेंगे, देखिए ध्यान से। तो ये जो है CDF at -1, तो ये जो x के प्लेस में मेरा -1, तो ये यहाँ पे आ रहा है, इस इंटरवल में है, तो इसमें यूज करेंगे, तो ये 5 0 हो गया माइनस। अब fx at -1 माइनस है, ऊपर माइनस लगाने का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो -1 से थोड़े कम है, तो जब -1 से कम है तो इधर चला गया, तो इसमें पुट करेंगे, दिस इज 5 -1, ये है। और ये हाफ नहीं आएगा, दिस इज नॉट हाफ, क्योंकि हाफ तो ये आएगा, तो ये तो नॉन जीरो नंबर है कोई। बाकी ऑप्शन चेक हो लेते हैं। बाकी गलत हो जाएंगे, बाकी सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कौन सा है? हाँ 15 के बाद 26। ओके 26 क्या है? सिंपल लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है ये, तो जैम में भी आता है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्या आपके पास ये मॉडल क्या है? y बराबर अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 x, मैं log k को x नाम रख रहा हूँ, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आई नेम log k। जो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है वो कोएफिशिएंट की वजह से जाने जाते हैं, है ना, मतलब लीनियर है कि नहीं उस पे। तो यहाँ पे हमारा अल्फा नॉट अल्फा 1 कोएफिशिएंट है, तो ये मॉडल है मेरा y बराबर अल्फा नॉट प्लस अल्फा 1 x। और आप सिंपल लीनियर, ये एरर्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो कर सकता है, उससे ज्यादा मतलब ही नहीं हमें। हमें आप पूछा गया है, ध्यान से देखिए, MLE ऑफ, और मैंने आपको ये जैम वाले बैच में ये चीज पढ़ाया है कि जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आएगा क्या आएगा बताइए मुझे, अल्फा 1 कैप क्या आता है? SXY अपॉन SXX, है ना, समेशन xi माइनस x बार इंटू yi माइनस y बार अपॉन समेशन xi माइनस x बार का होल स्क्वायर, यही आता है ना। या 1 अपॉन n लगा दें, तो मैं जैम वाले बैच में बोला हुआ कोवेरिएंस बिटवीन xy अपॉन वेरिएंस इन x, वही चीज है। तो यही वाला 1 बाई n लगा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये कोवेरिएंस xy के बीच का अपॉन वेरिएंस x, ठीक। और आपको पता है ये जो एस्टिमेटर है ये अनबैस्ड भी है, MLE भी है, अनबैस्ड भी है, MLE भी है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट भी है, और ब्लू भी है, ये मल्टीपल जाएंगे उसमें जाएंगे तो क्या बोल रहा है? अच्छा अल्फा नॉट का एस्टिमेटर क्या आता है इस मॉडल में? x बार, फिर से सेम चीज का है, ये अल्फा नॉट के लिए अनबैस्ड भी है, MLE भी है, लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट भी है। तो देखिए ऑप्शन क्या नहीं कह रहा, देखिए ये बोल रहा है MLE ऑफ एस्टिमेट दिस डज नॉट एग्जिस्ट, गलत कह रहा है। MLE ऑफ अल्फा डज नॉट, गलत कह रहा है ये। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा नॉट एग्जिस्ट इन यूनिक, सही कह रहा है ये। लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट ऑफ अल्फा एग्जिस्ट बट नॉट यूनिक, गलत कह रहा है, यूनिक ही होगा, ये है मेरे पास, ये यूनिक है। सिंपल लीनियर मॉडल है ना, जैम वाला लैब लेवल का क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। एप्सिलॉन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर? ऑप्शन में मुझे कोई रोल नहीं उसका, ऑप्शन में कोई रोल थोड़ी है, एस्टिमेट तो उससे कोई रोल नहीं, क्योंकि एप्सिलॉन कहाँ जाता है? पीडीएफ का भी कोई रोल नहीं है ना? हाँ क्योंकि यहाँ हमारे जो लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट निकालते हैं एप्सिलॉन को रोल आता है, नहीं आता ना। आप क्या करते हैं वहां पे, आप समेशन एप्सिलॉन आई स्क्वायर को मिनिमाइज करते हैं ना, और यहाँ से एप्सिलॉन आई की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो गायब हो जाता है, तो कोई रोल तो आता नहीं लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट में इसका। लेकिन मैक्सिमम लाइक्लीहुड में तो आता है। नहीं मैक्सिमम लाइक्लीहुड किसका निकाल रहे होंगे जब आप नहीं, तो वो आप मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में आप जा रहे होंगे, सिंपल लीनियर रिग्रेशन में कोई रोल नहीं है उसका भी। सेम ही जो ये लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेट है ना, यही MLE भी है। जो लिस्ट स्क्वायर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में जो कोएफिशिएंट का लिस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर आया वही MLE भी है, और ये दोनों अनबायस्ड भी है, ये चीज है।
ओके। अच्छा अगला है 58। उससे पहले बताओ 58 एक्चुअली मुझसे हुआ नहीं अभी, मुझे करना। हाँ कौन सा? 50 27। अच्छा उससे पहले और भी लोग थे, रुक जाओ। इनका क्या है 26, इनका क्या है 26 58 38। अच्छा इनका 38 भी तो था, हो गया 38। इनका क्या है 38? देखिए एक मिनट, हाँ आता है, रुको। अच्छा 38 तो नीचे है तो हाँ इसका ये थ्योरम एक्चुअली यहाँ लिखा हुआ भी है, ये देखिए। एक्सपेक्टेशन ऑफ एस एन गिवन। अच्छा वैसे आप नहीं करना चाहो तो मैं ऐसे लॉजिकली बता देता हूँ, थ्योरम भूल जाओ, लॉजिकली देखो। ये कह रहा है S5 क्या है? टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द फिफ्थ इवेंट। तो जैसे ये 0 है, फर्स्ट इवेंट अगर हुआ यहाँ पे मान लीजिए T1 है, सेकेंड इवेंट अगर हुआ, थर्ड इवेंट अगर हुआ एंड सो ऑन, 5 इवेंट अगर हुआ। तो ऐसे जो अराइवल है वो तो पॉइजन प्रोसेस को फॉलो करता है ना। नंबर ऑफ अराइवल इन टाइम 0t इज पॉइजन nt। बट इंटर अराइवल टाइम क्या फॉलो करता है? एक्सपोनेंशियल। रेट यहाँ दे रखा है आपको 1। तो अगर बीच का x1 है, इंटर अराइवल टाइम ऑफ फर्स्ट, देन इंटर अराइवल टाइम ऑफ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। समझिए, तो ये कह रहा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ S5 है टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ द फिफ्थ इवेंट for the above poison process, then expectation of S5 given N5 is 3। तो N5 is 3 का क्या मतलब है कि टाइम इंटरवल 0 to 5 में कितने कस्टमर आ गए? 3 कस्टमर। तो पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आ गए, गिवन है मुझे कि मुझे ये गिवन है कि पहले 5 मिनट में 3 कस्टमर आया, और मुझे निकालना व्हाट इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ फिफ्थ कस्टमर। और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन में मॉड्यूलस प्रॉपर्टी होती है। तो ये 5 तो आपका सिंपली आ गया। 5 इज द टाइम ऑफ अराइवल ऑफ 3 कस्टमर जो गिवन है मुझे। अब नेक्स्ट 2 कस्टमर का अराइवल जो है, तो ये वही होगा जो पहले 2 कस्टमर का अराइवल टाइम होगा। समझ रहे ना, क्योंकि मॉड्यूलस प्रॉपर्टी की वजह से। तो x1 प्लस x2 का मीन कितना आएगा? हाँ, x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है गामा 2,1, क्योंकि x1 एक्सपोनेंशियल 1 है, x2 एक्सपोनेंशियल 1 है। तो x1 प्लस x2 इज द गामा 2,1, तो इसका मीन 2 हो जाएगा। तो 5 इज द टाइम ऑफ अकरेंस ऑफ फर्स्ट 3 कस्टमर एंड 2 इज द एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल ऑफ नेक्स्ट 2 कस्टमर्स। तो चूंकि मॉड्यूलस प्रॉपर्टी की वजह से नेक्स्ट 2 कस्टमर का टाइम वही प्रोबेबिलिटी रहेगी जो पहले 2 कस्टमर की थी एक्सपेक्टेशन। तो ये हो गया, तो 5 प्लस 2 ये 7 हो गया ऐसे। नहीं तो आप थ्योरम देखना चाहते, ये थ्योरम है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn गिवन nt बराबर स्मॉल x, तो ये होगा t प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ Sn माइनस x। तो ऐसे भी आ जाएगा। सर ये कंडीशनल वाला एक आपने बताया था ना कि वो यूनिफॉर्म वाला जो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स फॉलो करता है, वो वाला भी कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे। अच्छा वहां पे जो था, ओके तो वहाँ पे यूनिफॉर्म था, वहां पे कुछ, हाँ यूनिफॉर्म फॉलो कर रहे थे, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से था। हाँ, लेकिन क्या था वहां पे, गिवन क्या था? वहाँ पे था सर S1 गिवन NT converging distribution to Y1 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। अच्छा तो वहां पे फिर फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकालना पड़ेगा। वो ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स एक रैंडम सैंपल है यूनिफॉर्म 0 1 से, ऐसा कुछ ना। यस सर। हाँ, तो वहां से तो वो यूज करना थोड़ा डिफिकल्ट है वहां पे, क्योंकि वो फिर आप ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का वहां से वो निकालना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूशन, फिर उसका मीन निकालना पड़ेगा वहां से। आंसर तब भी हो सकता है यही है, लेकिन देखना पड़ेगा क्या होगा उससे। हाँ मतलब उसमें भी वो पॉइजन ही दिया था, और उसमें पूछा था एक्सपेक्टेड अराइवल ऑफ द फर्स्ट इवेंट। मतलब प्रोसेस तो यही रहेगा ना, मतलब हाँ तो डिफिकल्ट होगा बट ये फॉर्मूला जाएगा। हाँ प्रोसेस तो वही रहेगा, बट वो थर्ड कैलकुलेशन डिफिकल्ट रहेगा। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट बताइए। तो ये तो हो गया 38। हाँ अगला बताइए जो उनका डाउट है इसमें। हाँ जी सयानी है। हाँ सर 28। एक मिनट, 28 नहीं 28 27 सर। अब ठीक से देख के बताओ, ये है कि फिर बदलते रहो, इसलिए आप लिख के रखो।
ये 27। हाँ हाँ बताइए। सर इसका ये कार्डिनलिटी मतलब कुछ दिमाग में नहीं था। कार्डिनलिटी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट। Cardinality number of element which are more than theta naught. Number of cardinality मतलब number of element in a set. मुझे ये बताओ कार्डिनलिटी इसका क्या होता है? 1 2 3 4 ये एक सेट है, इसकी कार्डिनलिटी क्या है? 4। हाँ तो क्या दिक्कत है? वही कार्डिनलिटी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट। लेकिन ये क्वेश्चन किसका है? मतलब ये तो नॉन पैरामेट्रिक भी नहीं है, पैरामेट्रिक भी दिखने का मतलब पैरामेट्रिक है, मीडियन से बोल रहा है मतलब नॉन पैरामेट्रिक है। मतलब ये क्वेश्चन मतलब किस टॉपिक का है, ये तो समझ ही नहीं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का है। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस हाँ कैसे हो सकता है? टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस ये ना टेस्टिंग ऑफ वो जो मीडियन थीटा दे रखा है, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस आई है, आप उसको लगाइए ठीक से। मीडियन का मतलब ही तो होता है नॉन पैरामेट्रिक ना। जरूरी थोड़ी है, यहाँ पे थीटा मीडियन है, थीटा मीन भी है, मीन है थीटा यहाँ पे कि कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका मीन थीटा है। ये तो ये सिंपल पर उसका है ना। मैंने पहले सॉल्यूशन देखे, आप पुराने वीडियोस देखिए, इसलिए मैं कहता हूँ एक एक सॉल्यूशन बनाइए। नहीं पुराने वीडियोस नहीं, मैं जो मेरा जो एग्जैक्टली क्वेरी थी मतलब ये नॉन, ये आप बोल रहे हैं कि ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है। हाँ टेस्टिंग का ही कॉन्सेप्ट यहाँ लगेगा। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस है तो डिपेंड्स और नॉट डिपेंड्स ये क्यों पूछेगा? मुझे टॉपिक में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मतलब ग्रेटर देन थीटा नॉट का मतलब तो वो तो एक्चुअली डायरेक्टली नॉन पैरामेट्रिक में चला जा रहा है ना। हाँ तो कोई बात नहीं, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक क्या दिक्कत है? क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, कुछ भी है, क्या फर्क पड़ता है? टॉपिक से तो थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि इस टॉपिक का है तो थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा मतलब कॉन्सेप्ट तो नॉन पैरामेट्रिक में तो टेस्टिंग वाले प्रॉब्लम्स आपने देखे, वहां पे बहुत रिड्यूस है, ये नॉन पैरामेट्रिक का नहीं है, ये सिंपल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप हाइपोथेसिस टेस्टिंग जो सिलेबस आपका है उसी से रिलेटेड है ये। तो फिर सर x1 ग्रेटर देन थीटा नॉट जो बोल रहे हैं ना मीडियन, सर ये सब चीजें तो सर मीडियन टेस्ट में था ना, वहाँ पर नॉन पैरामेट्रिक में, फिर वहाँ पे पावर से फंक्शन भी है मीडियन टेस्ट। अरे तो वहां पे कुछ पर्टिकुलर काइंड के स्पेसिफाइड टेस्ट है नॉन पैरामेट्रिक में, यहाँ पे स्पेसिफाइड थोड़ी है, वहां पे फिक्स कर रखा है ना कि मायोविटनी टेस्ट है या तुम्हारा डिफरेंट जो टेस्ट है। मीडियन टेस्ट तो अलग होता है ना, मीडियन टेस्ट भी होता है। तो सिलेबस में है आपका लिखा है कहीं मीडियन टेस्ट ऐसा? वही तो मैं पूछ रही, मीडियन टेस्ट नहीं बोला है लेकिन ये क्वेश्चन तो मीडियन टेस्ट से ही आ रहा है। अरे तो मीडियन आ गया तो मीडियन टेस्ट हो गया, ये कोई जरूरी थोड़ी है कि मीडियन थीटा दे तो मीडियन टेस्ट हो गया ये। लेकिन वहाँ पर एक्स वाई ग्रेटर देन थीटा नॉट ऐसे करके दिया हुआ है कि वो मीडियन ऐसा होता है, इसलिए मैं पूछ रही। तो ये मीडियन टेस्ट का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। अच्छा हाँ जी नेक्स्ट बताइए जिनका डाउट है। ये हो गया तो बस स्टॉप करें। Which one? 57। सर क्वेश्चन 39 में एक डाउट है सर। अरे रुक जाओ, जब कोई बोल दिया तो उसके बाद बोलना ना, वो तो उसको छोड़ के अब तुम्हारे क्वेश्चन पहले आएगा फिर उसके बाद मतलब पहले आएगा नंबर 57 जो है, क्या बोल रहा है ये 57? तो 57 जो है, x can be a sequence of IID random variable with mean 0 variance 1, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल which of the following statement is are true, है ना? तो आपसे क्या पूछ रहा है ये? तो पहले 3 ऑप्शन है y n के बारे में, तो y इसका नाम रख लो, जैसे मान लो दिस इज W1/n, W1, W2, Wn, यही तो है। सो y n, पहले थर्ड ऑप्शन देखता हूं क्या बोल रहे हैं ना, y n कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी, तो क्या होगा?
तो yn इज नथिंग बट w बार, ठीक है ना। तो e ऑफ w1 क्या है, e ऑफ x1 x2, तो x1 x2 IID है, तो e ऑफ x1 इंटू e ऑफ x2, हाँ तो मीन तो 0 है, तो ये 0 आ गया, तो मतलब दिस ऑप्शन इज ट्रू, ठीक है ना। क्योंकि yn converges in probability to 0, 1 by n is a sequence that converges to 0, so yn plus 1 by n converges in probability to 0, it's fine. So by property of convergence in probability. तो yn सर ऑलमोस्ट श्योर भी कन्वर्ज करेगा ना 0 पे। हाँ, क्योंकि कांस्टेंट पे है, तो yn converges in probability to 0 इन कांस्टेंट है तो ऑलमोस्ट श्योर भी हो जाएगा। और लेकिन यहाँ xn है, ध्यान से देखिए, ये कंफ्यूज किया है, yn नहीं है, xn है, और xn कन्वर्ज नहीं करेगी। इसका डेफिनेशन लगाइएगा, आपको चेक करना है क्यों नहीं कर रही है, डेफिनेशन लगाइए। डेफिनेशन क्या है कि प्रोबेबिलिटी लिमिट लगा सकते हैं आप, या फिर वो जो थ्योरम हमने पढ़े थे वो लगा सकते हैं कि मॉड ऑफ xn माइनस 0 मान लो लेस देन एप्सिलॉन है, सो क्या ये प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, ऐसा होगा तो इसका मतलब ये डेफिनेशन है कि प्रोबेबिलिटी xn माइनस 0 लेस देन एप्सिलॉन विद प्रोबेबिलिटी 1, तो लेस देन एप्सिलॉन तो नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं आएगी, ठीक है ना। दिस विल नॉट गिव यू प्रोबेबिलिटी xn बिटवीन माइनस एप्सिलॉन टू प्लस एप्सिलॉन है, तो उसमें प्रोबेबिलिटी 1 तो नहीं आएगी, गलत आएगा। yn होता तो करेक्ट होता है ऑप्शन, ठीक है ना। अगर यहाँ होता yn कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू 0 तो करेक्ट होता, लेकिन xn है इसलिए गलत है। अब यहाँ पे आते हैं yn कन्वर्जेस सेकंड मीन टू 0, तो बताइए जी इसका डेफिनेशन याद है किसी को, क्या है डेफिनेशन? लिमिट एंडर्स टू एक्सपेक्टेशन ऑफ मॉड ऑफ x yn मॉड्यूलस नहीं होता, e ऑफ y स्क्वायर होता है। अरे बात वही है, बोलो क्या लिखूं? e ऑफ y स्क्वायर मींस टू 0 होगा, yn माइनस 0। माइनस अब देखो मॉड का स्क्वायर लगाओ, x का स्क्वायर लगाओ, सेम बात है। तो मॉड लगाओ नहीं लगाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं लगाओ तो भी कोई दिक्कत है, स्क्वायर है ना। तो मुझे निकालना है लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर, निकालिए यहाँ से yn स्क्वायर क्या आएगा। तो yn जो है आपका एवरेज है, तो यहाँ से एक्सपेक्टेशन ऑफ yn तो मैंने निकाल ही रखा है 0, एक्सपेक्टेशन ऑफ yn जो होगा ये 0 आ जाएगा। वेरिएंस ऑफ yn नहीं, yn स्क्वायर चाहिए मुझे, तो मैं वेरिएंस ऑफ yn निकाल देता हूँ, है ना। अच्छा 1 आ जाएगा, तो क्या ये ट्रू होगा ऑप्शन? उसमें क्या कहता है, थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट दिस क्या होना चाहिए? सर 1 by n होगा सर, सर 1 by n होगा, देखिए क्या 1 बाई n होगा? xn माइनस x n वैल्यूज है, n है और वो तो n स्क्वायर हो रहा है, तो 1 by n ही तो क्या 1 बाई n होगा? e of yn स्क्वायर 1 by n होगा। आपने कैलकुलेट किया, ऐसे हवा में बात कर रहे हो? नहीं सर मैंने किए हैं वैसे। कितना आएगा? 1 बाई n आएगा आंसर, ठीक है मैं करता हूँ। मतलब 1 by n वो 0 हो जाएगा। यहाँ से मुझे वेरिएंस ऑफ e ऑफ yn स्क्वायर सेम ही है वेरिएंस ऑफ yn, क्योंकि मीन ऑफ yn तो 0 है, तो yn का मीन 0 है, तो e ऑफ yn स्क्वायर विल बी इक्वल टू वेरिएंस ऑफ yn। डिनोमिनेटर में 1 by n है सर। अरे रुक जाओ, तो मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, वेरिएंस ऑफ yn कितना आएगा? सो y w बार है, ये w बार का वेरिएंस कितना होता है? सो वेरिएंस ऑफ w1 अपॉन सिग्मा स्क्वायर बाय n ना, अपॉन n हो गया। यस सर। और यहाँ पे वेरिएंस ऑफ w1 मेरा x1 x2 है, तो वेरिएंस ऑफ x1 x2 अपॉन n हो गया ये। अब x1 इंटू x2 का वेरिएंस निकालिए आप लोग, तो यहाँ से आएगा एक्सपेक्टेशन x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर, है ना, मतलब e ऑफ x स्क्वायर माइनस
ई ऑफ x1 x2 जो 0 हो गया हो तो अपॉन में n है ई ऑफ x1 स्क्वायर कितना आएगा, वेरिएंस जो है वो आएगा, वेरिएंस कितना है आपका x1 का 1, चेक कीजिए 1/n आ रहा है, हाँ तो 1/n बता रही है, सही है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 1/n आएगा और लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 0 आ जाएगी ना, 0 आ जाएगी। यस मतलब ये ट्रू स्टेटमेंट है ना। यस ये तो डेफिनेशन था कि लिमिट ऑफ yn माइनस, मान लो म्यू है अगर, तो yn माइनस म्यू का होल स्क्वायर या yn माइनस y है अगर, तो yn माइनस म्यू का होल स्क्वायर कन्वर्जेस टू 0, लिमिट 0 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास आंसर कितना आया, मतलब ये ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये गलत है क्योंकि ऐसा होगा नहीं। अब इस पे आते हैं, कह रहा है तो मैं इसको फिट करता हूँ yn माइनस 0 अपॉन अच्छा इंटू रूट n, तो लगाइए सेंट्रल लिमिट थ्योरम, ये कहाँ कन्वर्ज करती है, yn w बार है, सी केयरफुली, ये जो yn है w बार है, तो इसी को लिख रहा हूँ मैं ऐसा, yn माइनस 0 रूट n है, मीन तो 0 ही आया yn का, ये w बार का, तो दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल कितना आएगा, नॉर्मल 0 1 नहीं होगा क्योंकि मैंने डिवाइड नहीं किया इसके वेरिएंस से, सर वो तो 1/n है, आप डिवाइड करने से भी क्या फर्क पड़ता तो 1 ही आएगा ना, मतलब कहने का मतलब कि बाद में 1 हो जाएगा। तो यहाँ सिग्मा स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन सिग्मा स्क्वायर बाई n है ना, तो n तो यहाँ आ चुका है, तो सिग्मा स्क्वायर 1 आएगा, है ना, मतलब वेरिएंस ऑफ x1 x2, वेरिएंस ऑफ w1 जो है 1 है, जो बता रहे थे वो, ठीक है, आप जो पहले बताया वो भी ठीक है। वेरिएंस ऑफ जो w1 है जो उन्होंने बताया था 1 ना, तो 1 अपॉन n टोटल हो गया, मतलब वेरिएंस ऑफ w1 या वेरिएंस ऑफ x1 x2 1 है, तो ये पूरा 1/n हो गया, तो यहाँ से 1/n हो गया, तो 1/n विल टेंड टू 0, तो करेक्ट। तो यहाँ से क्या आ गया, तो दिस कन्वर्ज टू नॉर्मल 0 1, ये भी ट्रू है मतलब, ठीक है, देख लीजिए, अब बताइए। इसका अभी सॉल्यूशन देखता हूँ ये मैं ट्राई, हाँ क्वेश्चन 39 से देखिए सर। सो इसमें सॉल्व, ये क्या मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल ही तो है, तो यहाँ पे बस 3 पैरामीटर है आपके पास, पूछ रहा है देयर एग्जिस्ट अनबायस्ड एस्टीमेट ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा नॉट, नहीं मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल का मतलब होगा सर, मल्टीपल रिग्रेशन मॉडल तो वहाँ पर सर वो मॉडल का मतलब n होता है, यहाँ पर 2 होगा, मतलब t की बार n लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2 लेके उसका अनबायस्ड में फॉर्मूला पे पुट करने से पॉलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल इस तरह कुछ आते हैं टर्म्स, तो उससे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, इसका आप निकाल सकते हैं, अनबायस्ड एस्टीमेट पूछ रहा है, तो आप लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर निकालेंगे, क्या वो अनबायस्ड होगा यहाँ पे, तो आ जाएगा। अल्फा नॉट का क्या होगा, देखो अल्फा 1 अल्फा 2 का जैसे हम जब मैं लीनियर रिग्रेशन में बोल रहा था ना, तो यहाँ पे जो आएगा इसका तो अनबायस्ड एस्टिमेट जो आएगा, लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटर जो होगा वो अनबायस्ड होगा, इसका जरूरी नहीं है। लेकिन म्यू का कैसे निकालेंगे, यहाँ म्यू जो है एरर टर्म्स का वो है, तो नॉर्मल म्यू कॉमा 1 है, ठीक है। इसको भी देखते हैं, ये क्वेश्चन रह गया ना। सर रिग्रेशन कुछ क्लास नहीं होगी, रिग्रेशन में बात किया तो उन्होंने कहा तो हाँ जो सर बाद में पढ़ाए थे योगेश सर, वो सही पढ़ाए थे। अच्छा वो एक या दो ही क्लास लेते सिर्फ मतलब क्वेश्चन से ही डिस्कस कर रहे थे, थ्योरी बहुत आती नहीं। हाँ सही है सर, रिग्रेशन में क्वेश्चंस करवा सकते हैं, तो देखना पड़ेगा, इनको बोलना पड़ेगा। थ्योरी में कौन सा बोला तुमने बात, थ्योरी तो जैम का जो गेट का जो करवा दिया है, तो जो गेट में जितनी रिक्वायरमेंट थी करवा दिया, बाकी जो रह गया होगा उस पर क्वेश्चन आए भी नहीं है गेट में, तो इसलिए उसने छोड़ दिया होगा, कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है जैसे, तो इसीलिए मतलब अपने हिसाब से पहुंच ने करवा दिया। बाकी योगेश से जो क्लास ले रहे थे तो वो तो मेनली मैं जो नेट वाले बच्चे उन्होंने कहा उनके लिए कर देंगे, लेकिन ठीक है क्वेश्चंस अगर करना हो तो मेनली तो नेट का एग्जाम हो गया तो उसमें था उस समय नेट रूट का था, तो क्या करना है कि रिग्रेशन के क्वेश्चंस करने हैं। यस सर, पर रिग्रेशन के क्वेश्चंस सॉल्व यस सर, रिग्रेशन थोड़े अगर ट्रिकी थोड़े आ जा रहे हैं तो हाँ एब्स्ट्रैक्ट है ना, थोड़ा सा एब्स्ट्रैक्ट है,
फॉर्मूले वाले में सो जा रहा है। हाँ सर, जो ब्लू का जो क्वेश्चन है वो जो ट्रिकी क्वेश्चन है वो नहीं हो रहा है सर। ठीक है, कुछ करते हैं अरेंजमेंट कुछ क्लासेस का। पीवाईक्यूज आप सॉल्व कीजिए, गेट का नेट का कीजिए। गेट में तो कुछ खास आता नहीं है, नेट का नहीं करना। सर, इससे बस क्वेश्चन एक दो क्लास बस। ठीक है। हाँ, एक दो क्लासेस ही हो जाएगा सर। इसमें क्या डाउट है जी बताइए। सर उसमें मतलब उसमें सर मैंने पहले उसका मीडियन लिया था, तो मीडियन से उसका मतलब वैल्यू आया था म्यू प्लस लॉग 2 ऐसे, म्यू माइनस लॉग 2 ऐसे करके आया था। अब मैं बोल रही थी इसका तो मैक्सिमम एस्टिमेटेड तो इसका मतलब एमएलई तो मैक्सिमम है मतलब मिनिमम है म्यू माइनस लॉग 2। हाँ ये इसका मीडियन आया था। अब इसका मीडियन निकाली, फिर उसके बाद सर मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड मतलब यह तो मिनिमम होगा यहाँ पर, मिनिमम में है, मिनिमम ऑफ xi में है। हाँ, मतलब ये आप कह रहे हैं कि म्यू लेस देन ईच एक्स आई है, तो म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स, तो मिड एम तो मीन ऑफ xi, तो एमएलई ऑफ मीडियन आ गया फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स माइनस लॉग 2। हाँ आगे बताइए। हाँ तो फिर मैं उसके बाद सर उसका मतलब मिनिमम लिया, मतलब उसका मिनिमम मतलब मिनिमम का सीडीएफ लिया, मतलब 1 माइनस एफ एक्स टू द पावर एन, उससे सर 1 माइनस एन और उसके बाद x माइनस म्यू वो आया था मेरा, मतलब वो सीडीएफ हुआ था, मीन ऑफ एक्स आई का सीडीएफ। तो उसका क्या करना है? आप देखिए, मैं आपको बोल रही हूँ सर, वहाँ पर कैलकुलेशन में अरे मुझे क्यों फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स सीडीएफ क्यों निकालना है? सर क्योंकि वो तो एमएलई है, तो वहाँ पर सीडीएफ को कैसे पुट करूँगी, मतलब इसीलिए किया था उसको। अरे मैडम यहाँ फॉर्मेट में लाने के लिए एम डैश क्या है? एम डैश यहाँ पर मीडियन है। क्या है एम डैश? आसान क्वेश्चन को क्यों कॉम्प्लिकेट करते हो? यही तो करना है हर ऑप्शन में, सेम ही चीज करनी है ना। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स लेस देन इक्वल टू 2 प्लस लॉग 2। हाँ आगे बताओ क्या कहना चाह रहे हो आप। यहाँ फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर देंगे 2 प्लस लॉग 2। अब मुझे अभी फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स का हमने बताया था ना सीडीएफ का फॉर्मूला, आपको भी पता है 1 माइनस सीडीएफ ऑफ एक्स की पावर इनपुट कीजिए ना इसको, क्या दिक्कत है? एक्स के प्लेस पे आप रखिए 2 प्लस लॉग 2, जो यहाँ एक्स इस फॉर्मूले में यहाँ एक्स है उसको पुट कीजिए 2 प्लस लॉग 2। क्या है इसमें? ये सीडीएफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एट दिस पॉइंट, तो ये फॉर्मूला है, यहाँ एक्स को हटा के ये रखिए, और यहाँ से सीडीएफ आप निकाल ही सकते हैं, इसका पीडीएफ दिया है तो उसका सीडीएफ यहाँ पुट कीजिए और ऑप्शन मैच हो जाएगा जिसका भी। हाँ 1 माइनस लॉग 2 होगा, ठीक है ना, तो जिसका भी करेक्ट होगा आ जाएगा, वो देख लीजिए जिसका करेक्ट होगा वो है। लिखने के आराम से एक एक ऑप्शन वाइज सॉल्व, देखिए डिमांड क्या है, जरूरत क्या है क्वेश्चन की वही कीजिए। आपको यहाँ जरूरत है चेक करने की, तो सीधा यहाँ पुट कीजिए एम डैश एंड देन ऑप्शन चेक कर लीजिए, पुट करिए कौन सा करेक्ट आए, पहले से ही स्टार्ट कर लीजिए। ठीक है चलो 2022 और 2023 का हो गया, 23 में एक क्वेश्चन रह गया है तो उसका मैं देखता हूँ। बाकी 2022 में सारे क्वेश्चन हो गए, 23 में भी सारे हो गए एक क्वेश्चन को छोड़ के, तो उसका सॉल्यूशन अभी ट्राई करता हूँ मैं, हो जाएगा है ना। तो बाकी कल जो क्लास होगी 9 to 11, अच्छा कल क्लास होगी नहीं एक्चुअली, कल संडे है ना, कल मुझे एक पार्टी में जाना भी है ना, तो कल आपकी क्लास होगी नहीं, कल 7 to 9, 9 to 11 भी नहीं होगी, 6 to 7 जस्ट होगी डाउट क्लास है ना कल। हाँ कल सिर्फ डाउट क्लास होगी, 5 to 7 कर दूंगा मैं। तो कल परसों जो क्लास होगी आपकी वो होगी 2021 गेट पीवाई को डिस्कशन, ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आपको 23, 22 के एक एक क्वेश्चन अच्छे से आता हो, इसको श्योरिटी के लिए एक दो बार खुद से सॉल्व करके देख लो, ताकि खुद आपको अच्छा लगे कि आपको आते हैं सॉल्यूशन, खुद लिख के देख लो एक बार पूरे सॉल्यूशन, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बना के। जी सर मतलब सर बोल रहे कि सर वो रिग्रेशन एनालिसिस में थोड़ा सा बहुत सा प्रॉब्लम हो रहा है। अरे रिग्रेशन छोड़ दो, गेट में 2 क्वेश्चन आते हैं उसको छोड़ दो, प्रॉब्लम क्या है, जैसे लगे जैसे आप रिग्रेशन से ही 100 में 100 ले आओगे गेट में, छोड़ दो रिग्रेशन को, क्या है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है वो भी रिग्रेशन में, जो सिलेबस है वो मल्टीवेरिएट के ही है, क्वाड्रेटिक फॉर्म हो ये सब, तो एक क्वेश्चन रिग्रेशन का हर पेपर में आता है, एक या दो क्वेश्चन मैक्सिमम, 2 या 4 नंबर के, बाकी फोकस करो 96 मार्क्स पे।
ये है ना, उनसे क्यों बाकी वेस्ट कर रहे हो आप उधर फोकस करो 96 मार्क्स पे, जैम वाले टॉपिक पे फोकस करो ठीक से। ये सब जैम के ही क्वेश्चन, जो आप जहाँ फंस रहे हो ये जैम के ही क्वेश्चन है, इस पे वर्क करो ना, बेसिक ठीक करने में। जैम टीपीवाई को ढंग से सॉल्व कर लो ना। जैम 2020 से 2005 तक के पेपर को एक एक क्वेश्चन खुद से बिना किसी हेल्प से 8-10 बार सॉल्व करके देखो ना, वो कॉन्सेप्ट कितना अच्छा हो जाएगा आपका। ये है, सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के कुछ नहीं आएगा। हाँ हाँ, तो उसको सीखो ना, वो तो यही तो प्रोसेस है सीखने का। थ्योरी पढ़ के कुछ नहीं होगा एग्जाम में। थ्योरी आपने जो पढ़ना था पढ़ लिया, पूरे साल थ्योरी पढ़ोगे, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा। तो क्वेश्चन घर पे करोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन होगा, घर पे होगा तभी एग्जाम में क्वेश्चन होगा। घर पे नहीं कर पा रहे तो एग्जाम में भी नहीं कर पाओगे। एग्जाम में और ज्यादा प्रेशर रहता है तो वहां और कम चांसेस है। घर पे जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करो वो एग्जाम में आपको, फिर आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। घर पे क्वेश्चन पे फोकस करो। ये अंडर कार्ड का जो क्वेश्चंस है, मतलब जो गेट में आते हैं, वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के होते हैं। अरे कोई डिफिकल्ट नहीं, आपको लग रहा है डिफिकल्ट क्यों? आप क्वेश्चन डाउट क्लास में पूछते क्यों नहीं हो? और मेक श्योर करो कि वो क्वेश्चन मत पूछो मैं करा चुका हूँ। अब पुराने वीडियोस देखो जाके, वहां से सॉल्यूशन लिखो, नहीं समझ आया फिर पूछो आप। ये है, ठीक है ना। तो आप उसको सॉल्व करो अच्छे से पहले एक एक क्वेश्चंस, एंड देन डाउट क्लास में डिस्कस करो। चलो अब यहीं स्टॉप करता हूँ, ठीक है। केस में मुझे नींद आ जाती है, इसलिए मैं पूछ नहीं पाती। मतलब क्या आ जाती है? तो मुझे नींद आती है, इसीलिए पिछले दिन कब? पर कल मुझे बहुत नींद आ गई थी, इसलिए मैं आपसे कुछ पूछ नहीं पाई। हाँ तो कोई बात नहीं, जब नींद ना आए तब पूछना। आप अभी क्लास ही स्टॉप करते हैं।